प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं की होम साइंस। ये चैप्टर 23वां है जिसका नाम है वस्त्रों की देखभाल। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है आपका चैप्टर का नाम वो है वस्त्रों की देखभाल। तो कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि हमारे वस्त्रों की देखभाल किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, वस्त्रों की देखभाल किस तरह से होनी चाहिए। चलिए, तो इससे कुछ पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बातों को समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि यदि कपड़ों की उचित प्रकार से देखभाल ना की जाए, देखिए यदि आप कपड़ों की उचित प्रकार से है ना देखभाल अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वस्त्रों को खरीदते समय उनका टिकाऊपन, मूल्य, किस्म आदि चीज़ें देखने का कोई लाभ नहीं रह जाता है। जी हाँ, देखिए जब भी आप कपड़े जब खरीदने जाते हो तो खरीदते समय आप उनके टिकाऊपन पे, उनके मूल्य पर और उनके किस्म में, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप क्या करते हो, बड़े ही ध्यानपूर्वक से आप क्या करते हो, खरीदते हो। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का। और यदि आप अगर कपड़े को अच्छे से देखभाल नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर क्या ज़रूरी रह जाता है इसका टिकाऊपन और मूल्य और अच्छे किस्म के कपड़े खरीदने का, है ना। इसका फिर क्या लाभ होता है, कुछ नहीं लाभ होता है। यदि आप कपड़े को अच्छे से देखभाल नहीं करते हो तो तब तो फिर ये टिकाऊपन और मूल्य और आपका ये किस्म, है ना, ये सभी चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं बनती है फिर। इसीलिए ज़रूरी होता है कि कपड़ों की देखभाल क्या किया जाए, अवश्य ही किया जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना, कि कपड़ों की देखभाल ज़रूरी है, करना चाहिए। तभी आपका जिस सोच से आप कपड़े को खरीदे हो, टिकाऊपन, है ना, तब जाकर के वो क्या होगा, अच्छा टिकाऊ करेगा। नहीं तो फिर अच्छे महंगे कपड़े भी आपके टिकाऊ नहीं करेंगे यदि उनका देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन सी बातें के ऊपर हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी से जुड़ी हुई और भी कुछ चीज़ें हैं। ये देखिए आपके सामने है कि वस्त्र हमारे शरीर की प्रकृति प्रकोपों से क्या करती है, रक्षा करती है। साथ ही है ना, ये क्या करती है, बल्कि ये हमारे रक्षा ही नहीं करती है, इसके साथ साथ हमारे व्यक्तित्व यानी हमारी जो पर्सनालिटी है उनको भी आकर्षक बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो वस्त्र है ना, ये हमारे शरीर की प्रकृति प्रकोपों से भी क्या करती है, रक्षा करती है, और साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाती है। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि वस्त्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि इनको अच्छे से देखभाल करें। नहीं करने पर तो आपके कपड़े क्या होंगे, बहुत कम समय में वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, फिर आपके सामने जो पहला टॉपिक है इसको देख लेते हैं। ये देखिए कि वस्त्रों की देखभाल के सामान्य नियम, वस्त्रों की देखभाल के सामान्य नियम, कि हम लोग वस्त्रों को किस प्रकार से देखभाल करेंगे, उनमें क्या क्या ऐसे उनके सामान्य, उनके जनरल नियम है। ठीक है, उनके जनरल नियम है जो हमें उनको क्या करना है, ध्यानपूर्वक से उनकी देखभाल करना है ना, उस पर हमको ध्यान देना है। तो आइए देखिए, हम देखते हैं नीचे आपके कुछ पॉइंट के माध्यम से समझाया गया है कि वस्त्रों की देखभाल आप किस प्रकार से करोगे, इसका जनरल नियम क्या है। ठीक है, देखिए वस्त्र चाहे किसी भी कपड़े से निर्मित हो, वस्त्र चाहे किसी भी कपड़े से निर्मित हो, उनकी उचित देखभाल के कुछ नियम हैं आपके नीचे दिए हुए। लेकिन किसी से भी निर्मित हुआ हो कपड़ा, आपको क्या करना है, देखभाल करना उचित बनता है। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है वस्त्रों को झाड़ना तथा हवा लगाना। जी हाँ, आपको समय समय पर कपड़ों को क्या करना है, झाड़ते रहना चाहिए और हवा लगाते रहना चाहिए। इससे क्या होगी, वस्त्र आपका सही सलामत रहेगा। ठीक है, कपड़ों की लाइफ बनी रहेगी, साथ ही साथ
कटे वस्त्रों की मरम्मत करना। जी हाँ, अगर कपड़े किसी वजह से, है ना, या आप अचानक किसी काम में आप क्या कर रहे थे, किसी काम में आप बिजी थे और अचानक आपके कपड़े किसी कील में या तो और कहीं पे फंस करके क्या हुआ, आपका फट गया, ठीक है, तो या और भी कुछ हो सकती है वजह, तो किसी भी प्रकार से यदि आपका कपड़ा फट जाए, वस्त्र फट जाए, तो आप इसको क्या करो, इसका मरम्मत जरूर कर लो। ठीक है, तो ये सभी ही क्या है, देखभाल के अंतर्गत ये सभी आते हैं। यदि अगर आप इसको मरम्मत नहीं करोगे तो एक छोटा सा फटा हुआ वस्त्र क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे और भी बड़ा आकार ले लेगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला है वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे छुड़ाना। जी हाँ, यदि अगर आपके वस्त्रों में किसी वजह से दाग धब्बे लग गए हैं तो आपको इन बातों पे ध्यान देना है कि हमें कपड़े में लगे दाग धब्बों को छुड़ाना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वस्त्रों को उनके प्रयोग के अनुसार संग्रह करना। जी हाँ, देखिए वस्त्रों को उनके प्रयोग के अनुसार से संग्रह करना। देखिए होता क्या है कि अभी क्या है, ठंडी की मौसम है, ठीक है, फिर गर्मी की मौसम आएगी, तो इस प्रकार से जो मौसम जिस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र को भी क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और यदि अभी गर्मी में पहनने वाले जितने भी वस्त्र होते हैं उन सभी वस्त्रों को हमने क्या किया, उनको संग्रह करके रख दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए हैं, ठंडे में जो वस्त्र पहने जाते हैं वैसे वस्त्रों को क्या किया, हम लोग निकाल करके पहन रहे हैं। तो यहाँ पे यही बतलाया गया है कि वस्त्रों को उनके प्रयोग के अनुसार, जब उनका प्रयोग हो उनके अनुसार क्या करें, उनका संग्रह करना सीखें। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर फिर हम उसको निकाल करके पहनेंगे, और अभी अगर ज़रूरत जिन वस्त्रों का नहीं है तो फिर उनको संग्रह करके अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कपड़ों में इस्त्री करके क्या करेंगे, उसको रख देंगे। यही है आपका वस्त्रों में उनके प्रयोग के अनुसार से संग्रह करना। तब फिर क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जब भी आपको वस्त्र का जरूरी पड़ जाए समय पे आप उसको निकाल कर पहन सकते हो। तो इसीलिए ज़रूरी पड़ जाता है मुझे कपड़ों का संग्रह करके रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके सामने कि वस्त्रों की धुलाई। जी हाँ, ये तो बेहद ज़रूरी है ना, समय समय पर आपको कपड़ों की धुलाई करती रहनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगी, कपड़ों की लाइफ जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, टिकाऊपन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उचित यह है कि आपको कपड़ों का सही से धुलाई समय समय पर करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा। आपके सामने 5 पॉइंट था, इस पॉइंट के माध्यम से मैंने ये समझा कि वस्त्र की देखभाल किस प्रकार से की जानी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूँ। देखिए आपके सामने अगला टॉपिक है कि धुलाई के प्रमुख साधन, धुलाई के प्रमुख साधन या फिर तत्व बोल सकते हो आप, है ना, धुलाई के प्रमुख तत्व। तो चलिए हम लोग बारी बारी से धुलाई के प्रमुख साधन के बारे में समझते हैं, उनके तत्वों के बारे में समझते हैं। तो पहला आपके सामने है जल। ठीक है, क्योंकि ये जल के बिना हम अपने वस्त्रों को धुलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है कि जल धुलाई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग कपड़ों की धुलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी देखिए इनसे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं, देख लेते हैं। चलिए देखिए आपके सामने है, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहला है आपके सामने अस्थायी कठोरता, है ना, टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरा है अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो जल की 2 कैटेगरी होती है कठोरता के अनुसार, एक है अस्थायी कठोरता, दूसरा है अस्थायी कठोरता। तो चलिए दोनों के बारे में हम समझते हैं। तो पहला आपके सामने है अस्थायी कठोरता। पहला है अस्थायी कठोरता। देखिए यह कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है।
अस्थायी कठोरता जो है यह जल में जो होती है ना अस्थायी कठोरता, यह कठोरता जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। ये कार्बोनेट क्या करती है, कार्बोनेट के अंदर में जो भी कुछ उनके जो अणु होते हैं है ना, वो तत्वों वाले चट्टानों से, जो चट्टान जिस चट्टानों में तत्व पाए जाते हैं ये कार्बोनेट वाली है ना, तो कार्बोनेट तत्वों वाले चट्टानों से गुजरने वाले वर्षा जल के रूप में बने होते हैं। अब चलिए इसका दूसरा देखते हैं, अस्थायी कठोरता। देखिए अस्थायी कठोरता क्या होती है, यह कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। ये जो जल की जो अस्थायी कठोरता है, यह कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। ये चट्टानों पर से गुजरने वाले सल्फेट तत्वों के रूप में होते हैं, ठीक है ना। ये जो है चट्टानों पर जो गुजरने वाले सल्फेट होते हैं उनके तत्वों के रूप में होते हैं अस्थायी कठोरता। तो मैंने अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता के बारे में पढ़ा। अब देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं। ये जो कठोर जल होता है ना, इसमें झाग उत्पन्न नहीं करता है, कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है जब तक कि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो अणु हैं वो साबुन द्वारा सतह से बाहर नहीं निकल चुके होते हैं, तब तक ये क्या होते हैं, इसमें झाग उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला देखते हैं। साथ ही साथ यह कार्बोनेट वास्तव में साबुन को बर्बाद करते हैं। यह जो कठोर जल होते हैं इसमें जो कार्बोनेट पाए जाते हैं है ना, यह वास्तव में क्या करती है, साबुन को बर्बाद कर देती है। मतलब साबुन की फिर कोई बात ही नहीं होती है, साबुन को बिल्कुल वो बर्बाद कर देता है, इसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। कठोर जल वस्त्र को उतने ही अच्छे से साफ नहीं करता जितना कि नरम जल करता है, ठीक है ना। कठोर जल जो होता है, कठोर जल से यदि अगर हम वस्त्र को क्या कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, तो उतना अच्छा से ये साफ नहीं कर पाता है जितना कि नरम जल कर पाता है, ठीक है। तो आपको कठोर जल के बारे में समझ में आ चुका होगा, है ना। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कठोर जल से संबंधित तो आप उत्तर दे दोगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग धुलाई के दूसरा साधन देख लेते हैं। ये देखिए, ये दूसरा है आपके सामने साबुन, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो हम लोग कपड़ों को धुलाई कर ही नहीं सकते। देखिए साबुन वह तत्व होता है जो बहुत सी वस्तुओं को धोने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। साबुन वह तत्व होता है जो बहुत सी वस्तुओं को धोने में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी त्वचा, जैसा कि हम जानते हैं हम अपनी त्वचा को भी धोने में साबुन का प्रयोग करते हैं। साथ ही यदि आपके त्वचा पे धूल कण वगैरह लगे हुए हैं, तेल या ग्रीस, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं साबुन से, ठीक है ना। देखिए आगे लिखा हुआ है कि साबुन की मूल जो सामग्री होती है जिससे साबुन का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो इनके जो मूल सामग्री हैं वह हैं जल, लाई, वसा तथा तेल, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी की वजह से क्या होती है, साबुन का निर्माण हो पाता है। ये इनके सामग्री का नाम है, ठीक है। इसके बगैर साबुन बन ही नहीं सकते। अब देखिए अगला है साबुन साबुनीकरण अथवा चर्बी या तेल के मूल हाइड्रोलोसिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका साबुनीकरण। अगर आपके परीक्षा में कभी पूछ लिया जाता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आप संक्षेप भाषा में इसका उत्तर दे सकते हो कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है। देखिए आजकल साबुन बनाने में सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा वसा युक्त अम्ल को प्रयोग किया जाता है। आजकल जो है साबुन बनाने में सोडियम कार्बोनेट साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और वसा युक्त अम्ल को क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं।
अगला है कि साबुन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। साबुन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है कठोर साबुन और दूसरा है कोमल साबुन। ठीक है, तो चलिए कठोर और कोमल साबुन के बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, कठोर साबुन जो है, ये साबुन आसानी से पानी में नहीं घुलते, है ना। ये जो कठोर साबुन होते हैं ना, पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, जिससे क्या होती है, कपड़े धोने या साफ करने में अधिक समय लगता है। कठोर साबुन से कपड़े की अगर धुलाई कर रहे हैं तो अधिक समय लगता है कपड़े धोने में। लेकिन कोमल साबुन से, ये साबुन आसानी से पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और झाग भी इसमें बना लेते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होती है कि कपड़े धोने में समय कम लगता है। तो दोनों का डिफरेंट आप समझ में आपको आ गया होगा कि कठोर और कोमल साबुन में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, ये देख लीजिए। गर्म विधि से बनाए जाते हैं ये कौन, कठोर साबुन। कठोर साबुन जो है गर्म विधि से बनाए जाते हैं। और कोमल साबुन, यह साबुन ठंडी विधि से बनाई जाती है। ठीक है, तो बनाने की विधि भी समझ गए कि कठोर साबुन को गर्म विधि से बनाते हैं और कोमल साबुन को ठंडी विधि से बनाते हैं। यदि आप इसका डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं आपके लिए जितने भी चैप्टर का आपको वीडियो लेके आता हूँ, आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट बनता है, वही सारी चीज़ों का हम आपके सामने क्या करता हूँ, आपको बतलाता हूँ, आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, तो मेन इम्पोर्टेंट जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बनता है, उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। इन बातों को आप ध्यान रखें। यदि आपका कुछ टॉपिक रह जाता है तो आप बिल्कुल अपने बुक से पढ़ लें। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब आगे आते हैं। इसका धुलाई के जो तीसरा साधन है, जो धुलाई के साधन है वो है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, यह जो है, यह साबुन के समान ही कार्य करता है। डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट पाउडर जिसको हम लोग सर्फ कहते हैं, ठीक है ना, यह भी क्या है, साबुन के समान ही कार्य करता है। परंतु यह वसा तथा लाई से नहीं बल्कि रासायनिक तत्वों से बनाया जाता है। जी हाँ, यह जो है क्या किया जाता है, यह रासायनिक तत्वों से बनाया जाता है। डिटर्जेंट अब धीरे धीरे धुलाई में साबुन का स्थान ले लिया है। अब जो है क्या है, साबुन की जगह डिटर्जेंट पाउडर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो डिटर्जेंट अब धीरे धीरे क्या किया है, धुलाई में साबुन का स्थान ले लिया है। और आगे देखिए, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के कठोर जल में भी धुलाई इससे क्या हो पाता है इससे। ठीक है ना, लेकिन साबुन से आप कठोर जल में धुलाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, पहला डिटर्जेंट या कृत्रिम साबुन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी देश में उत्पादित हुआ था। जी हाँ, पहला जब डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण हुआ था या कृत्रिम साबुन का, वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, है ना, जर्मनी देश में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर क्या था, है ना। आप कमेंट कर जरूर बताएं। और इन बातों को भी आप ध्यान रखें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो मैं द्वितीय विश्व युद्ध का बता देता हूँ। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का दौर रहा था। ठीक है ना, अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगला है डिटर्जेंट से वस्त्र धोने में क्या होती है, शारीरिक श्रम तथा समय कम लगता है। जी हाँ, डिटर्जेंट से क्या होता है कि वस्त्र धोने में हमारी जो शरीर की जो मेहनत होती है ना, कपड़े धोने में जो हम लोग शरीर का जो मेहनत लगाते हैं कपड़े धोने में, ये थोड़ा हमारा शारीरिक श्रम क्या होता है, बच जाता है। हमारी मेहनत क्या होती है, कुछ बच जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है कपड़ों को धोने में। और साथ ही साथ समय की भी बचत होती है, कम समय में हम लोग कपड़े को धो पाते हैं। और वहीं साबुन से कपड़े धोने में हमें क्या होती है, शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ समय भी ज़्यादा लगता है, ये दोनों। ठीक है ना,
तो डिटर्जेंट से कहीं ना कहीं वस्त्र धोने में क्या होती है, बहुत सुविधा होती है। अब आइए देखिए, यह जो है डिटर्जेंट ये घुलने में आसान होते हैं और झाग जल्द बना लेते हैं, है ना। इसमें झाग जो है सो जल्द ही बन जाते हैं। इससे क्या होती है कि वस्त्रों की धुलाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। जबकि साबुन में क्या होती है, झाग थोड़ा देर से बनता है। इसीलिए साबुन से कपड़ों की सफाई करना, है ना, उतनी आसान नहीं होती है जितनी कि डिटर्जेंट से, ठीक है। अब आइए आपके सामने एक और पॉइंट है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, लॉन्ड्री, है ना। तो लॉन्ड्री किसे कहा जाता है, आइए तो देखिए, लॉन्ड्री का अर्थ है कि गंदगी निकालना और उन्हें सुंदरता देने के लिए परिसज्जित करना, है ना। आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग गंदे कपड़े को क्या करते हैं, लॉन्ड्री में जाके क्या करते हैं, दे आते हैं, है ना। तो लॉन्ड्री क्या कहलाता है, कपड़ों से गंदगी निकालना और उन्हें सुंदरता देने के लिए परिसज्जित करना। उसको बड़ा ही गंदगी निकाल करके, यानी उसको सफाई करके फिर से उसको क्या करता है, सुंदरता देने के लिए उसमें आयरन वगैरह मार के, है ना, फिर क्या करती है, बिल्कुल जिस प्रकार से आप दुकान से खरीद के जिस तरह से लाते हो, ठीक उसी तरह से उसको बड़ा ही सुंदर ढंग से, है ना, आयरन करके परिसज्जित कर देता है। इसे ही क्या कहा जाता है, लॉन्ड्री कहा जाता है। बहुत सारे लोग लॉन्ड्री में क्या करते हैं, कपड़े को दे आते हैं, वहीं से सफाई वगैरह और सुंदरता और उसमें परिसज्जित करके वो बिल्कुल इन सारी चीज़ों को बिल्कुल तैयार कर देता है लॉन्ड्री में, ठीक है, जहाँ पे कपड़ों का आयरन होता है ना, इस्त्री की जाती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी आपके साथियों को इसका लाभ मिल सके। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।